किसी भी रिसर्चर के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो जिस विषय का अध्ययन कर रहा है उस विषय से संबंधित उसने कौन कौन से तथ्यों का संकलन किन किन विधियों के माध्यम से किया है, जिसे हम कहते हैं कि वो सैम्पलिंग या निर्देशन किस विधि के माध्यम से कर रहा है। निर्देशन या सैंपल सोशल रिसर्च और सर्वे की हम एक महत्वपूर्ण आधारशिला मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पहले अनुसंधानकर्ता को ये तय करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करे और उसके बाद तथ्यों या सूचनाओं का संकलन करे। उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधियों के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करें। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े हम दो प्रकार से इकट्ठे कर सकते हैं। एक विधि है संगणना विधि और दूसरी विधि है निर्देशन विधि। संगणना विधि, जिसे हम सेंसस मेथड कहते हैं, इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र या संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई या प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित करता है और जानकारी प्राप्त करता है, मतलब सूचनाओं या तथ्यों का संकलन करता है। हमारे देश में प्रति 10 वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना में इसी संगणना विधि का या सेंसस मेथड का यूज़ किया जाता है। सोशल रिसर्च में अध्ययन का दूसरा तरीका है कि हम समग्र या संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लें और उसके बाद उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। इसे निर्देशन विधि या सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। जैसे हम ये माने कि हम ब्यावर कॉलेज के विद्यार्थियों के पंजाब समस्या पर विचार जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम संगणना विधि में हमें कॉलेज के सभी छात्रों से संपर्क स्थापित करके सूचनाएं संकलित करनी होगी। जबकि निर्देशन पद्धति में हम कुछ छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं। निर्देशन पद्धति का उल्लेख करने से पूर्व यहाँ पर हमें संगणना पद्धति पर विचार कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि संगणना विधि और निर्देशन विधि में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। संगणना विधि में हमने जो भी क्षेत्र चुना है जिस पे हम अनुसंधान या रिसर्च कार्य करने वाले हैं, उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का या हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन निर्देशन विधि में हम सभी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि कुछ व्यक्तियों का चयन करते हैं और उसे प्रतिनिधि के रूप में इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। संगणना पद्धति सेंसस मेथड अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें समग्र या फिर क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन करके सूचनाएं संकलित की जाती हैं। रिसर्च या सर्वे के शुरू के वर्षों में संगणना पद्धति के द्वारा ही अध्ययन किया जाता था। आज भी जिन विषयों के बारे में पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है, ऐसे विषयों के लिए हम संगणना विधि का ही उपयोग करते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग जनगणना में होता है, जिसमें प्रत्येक परिवार के पास जाकर संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान में संगणना विधि का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। संगणना विधि की उपयोगिता और गुण कौन कौन से हैं? संगणना विधि की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस, इसमें जिनका क्षेत्र सीमित होता है, ऐसे सीमित क्षेत्र के लिए संगणना विधि का उपयोग किया जाता है। जिनमें विविध या विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ होती है, ऐसे रिसर्च में भी संगणना विधि का उपयोग किया जाता है। जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर भी संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ परिशुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो, तो ऐसे क्षेत्र में संगणना विधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। और जहाँ अनुसंधानकर्ता के साधन बहुत कम हो, पर्याप्त हो, सीमित संसाधन हो, तो ऐसे के लिए भी संगणना विधि उपयुक्त होती है। उपयोगिता के अलावा संगणना विधि के कुछ गुण भी होते हैं, जैसे संगणना अनुसंधान के द्वारा प्राप्त तथ्य और सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और परिशुद्ध मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। हमें कहते हैं और ये मानते हैं कि संगणना अनुसंधान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है, क्योंकि इससे हमें जो भी तथ्य, सूचनाएं, जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत विश्वसनीय मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है।
क्योंकि इसमें हम क्षेत्र की सभी इकाइयों का या सभी व्यक्तियों का समग्र अध्ययन करते हैं। दूसरा गुण यह है कि संगणना विधि में प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमने जितनी भी इकाइयाँ चुनी हैं अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, उन सभी इकाइयों का हम विस्तृत और गहन अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हमारी समस्या से संबंधित कोई भी पक्ष छूटता नहीं है। जब क्षेत्र की इकाइयों में अनेक विविधताएं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, तब भी संगणना पद्धति के अध्ययन की एकमात्र उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि संगणना विधि, सेंसस मेथड रिसर्च के लिए किस तरह से उपयोगी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इम्पोर्टेंस होने के अलावा संगणना विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ सेंसस मेथड। कुछ इसके दोष हैं, इसकी कमियां हैं। संगणना विधि के उपयोग होने के साथ इसका उपयोग सभी अनुसंधानों में हम नहीं कर सकते, बल्कि इसके स्थान पर निदर्शन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है कि जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है, तो ऐसे क्षेत्र के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में संगणना विधि के स्थान पर निदर्शन पद्धति का उपयोग किया जाता है। जब किसी अनुसंधानकर्ता को किसी ऐसे विषय पर अध्ययन करना होता है कि उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, विशाल है, तो ऐसी स्थिति में वो सभी व्यक्तियों का या सभी इकाइयों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाता और उनका गहनतम और सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में वो अनुसंधानकर्ता संगणना विधि का उपयोग नहीं कर सकता, जबकि वो सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन विधि का उपयोग करता है। सेकंड लिमिटेशन है खर्चीली विधि। ऑब्वियसली संगणना पद्धति से अध्ययन करने पर हमें अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका प्रयोग सरकार के द्वारा जनगणना आदि के लिए ही किया जाता है। सभी प्रकार के तथ्यों का संकलन करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको अधिक धन की आवश्यकता होगी। संगणना विधि का उपयोग करने से अनुसंधानकर्ता को अधिक समय की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि संगणना विधि में सभी इकाइयों से संपर्क करना आवश्यक होता है, और अगर आप सभी इकाइयों से संपर्क करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक समय की ही आवश्यकता होगी। इसलिए कम समय में अध्ययन करने के लिए विधि उपयुक्त नहीं है। यदि आप किसी विस्तृत क्षेत्र का, बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप संगणना विधि के माध्यम से अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको निदर्शन या सैम्पलिंग विधि का ही सहारा लेना होगा। ये विधि सूचनाएं संकलित करने के लिए कई अनुसंधानकर्ताओं की भी आवश्यकता पर बल देती है। अगर आपको इस विधि के माध्यम से सूचनाओं या तथ्यों का संकलन करना है तो आपके पास अनुसंधानकर्ताओं की एक अच्छी टीम होनी चाहिए। साथ ही एक व्यापक संगठन भी होना ज़रूरी है। जब अनुसंधानकर्ता की कमी हो तो इस विधि के स्थान पर आप निदर्शन विधि का ही उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी रिसर्च में इकाइयों में बहुत अधिक सजातियाँ हो और निदर्शन विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में बहुत अधिक अंतर न हो, तब भी संगणना विधि का उपयोग करना अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे संगणना विधि के हमने उपयोगिताएं भी पढ़ी हैं और इसकी कुछ सीमाएं भी पढ़ी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग मेथड के बारे में, निदर्शन पद्धति के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि सामग्री में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना ही निदर्शन कहलाता है। निदर्शन का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है और दैनिक जीवन में भी हम निदर्शन विधि का ही प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। जैसे गृहिणियाँ चावल पके हैं या नहीं है जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती हैं। इसी प्रकार से बाजार से जब हम गेहूँ, चावल, दाल या कुछ भी खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उन बोरियों में ऐसे मुट्ठी भर दाने लेकर उनकी जांच करते हैं। अगर हम आम खरीदते हैं तो आम खरीदते समय हम टोकरी में से आम चखकर सभी आमों के बारे में निर्णय ले लेते हैं कि ये आम अच्छे हैं, मीठे हैं या नहीं हैं। केवल एक बूंद रक्त की परीक्षा करके डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। एक व्यापारी व्यक्ति गुड़, शक्कर, मिर्च, धनिया, रुई, कपड़ा और हजारों चीज़ों की परख के लिए ढेर में से कुछ नमूना लेकर निष्कर्ष निकालते हैं और इस निष्कर्ष के सारे ढेर पर लागू होता है। ठीक इसी तरीके से निदर्शन या सैंपल का प्रयोग दैनिक जीवन में आम आदमी के द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। निदर्शन विधि, सैम्पलिंग मेथड के बारे में स्टीफन ने कहा है
कि नियमित जनगणनाओं का आयोजन करने से पहले सदैव ही निर्दर्शन का प्रयोग किया जाता रहा है। सन 1900 से पूर्व सोशल रिसर्च में निर्दर्शन का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। बाउले ने लंदन में सबसे पहले घरों का अध्ययन करने के लिए देव निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग किया था। आज तो अनुसंधान और सर्वेक्षण में निर्दर्शन का प्रयोग एक बहुत ही आवश्यक चरण बन गया है। निर्दर्शन पद्धति की कुछ परिभाषाएं हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे। पहली परिभाषा दी गई है गुडे और हार्ट ने। गुडे एवं हार्ट के अनुसार एक निर्दर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। पीवी यंग कहते हैं कि एक सांख्यिकीय निर्दर्शन संपूर्ण समूह या योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निर्दर्शन लिया गया है। बोगार्ट्स ने कहा है कि निर्दर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। सिम्पसन और काफ्का ने कहा है कि एक निर्दर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। सीन-पाव यंग ने कहा है कि एक सांख्यिकीय निर्दर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि निर्दर्शन का अर्थ है संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई, जिसमें हम किसी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का या सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी इकाइयों का चयन कर रहे हैं जो कि तथ्यों के संकलन के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, प्रतिनिधित्व करती है। उसे हम निदर्शन या सैंपल कहते हैं। निदर्शन एक बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समग्र या समूह पर भी लागू किया जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि निदर्शन का महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से हैं या इसके बेसिस ऑफ सैम्पलिंग क्या है। निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व हम कैसे मान लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे कई सारे बेसिस हैं, कुछ मूल आधार हैं। यहाँ पे हम 3 मूल आधारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। समग्र की सजातीयता। ऊपरी तौर पर हमें व्यक्तियों और तथ्यों में बहुत अधिक असमानताएं दिखाई देती है। यहाँ तक कि कारखाने में बनने वाली कोई 2 वस्तुएं भी पूरी तरीके से समान नहीं होती हैं। 2 जुड़वा भाई भी समान नहीं होते हैं। फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें या देखें तो हमें ज्ञात होता है कि ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता में भी अंतर्निहित एकता या समानता है। जैसे सभी मनुष्यों की शारीरिक बनावट में ऊपरी तौर पर अनेक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई समानताएं विद्यमान हैं। इसका कारण ये है कि निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है और इसके संदर्भ में लुनबर्ग ने लिखा है कि यदि तथ्यों में अत्यधिक एकरूपता पाई जाती है या संपूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अंतर बहुत कम है तो संपूर्ण में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रकार निदर्शन विधि इस मान्यता पर आधारित है कि विविधताओं में भी समानताएं अंतर्निहित होती हैं जिन्हें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में खोजा जा सकता है। दूसरा आधार माना गया है निदर्शन का प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना। निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि निदर्शन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हों जो मूल समग्र में हो। तीसरा आधार है उचित परिशुद्धता। कोई भी निदर्शन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। यदि हम प्रयास करें तो हम हमारे सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण में परिशुद्धता और विश्वसनीयता निदर्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। हमारा प्रयास इसमें यह होना चाहिए कि निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो। जो भी इकाइयाँ हम चुन रहे हैं प्रतिनिधित्व के लिए, वे इकाइयाँ पर्याप्त होनी चाहिए, ना तो वो बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत अधिक होनी चाहिए, ताकि वो प्रतिनिधित्व पूर्ण हो सके। और दूसरा यह है कि वो इकाइयाँ समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली हो, संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का ही चयन हमें इसमें करना चाहिए और
उनके अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण करने वालियाँ हों। जब हम निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हैं और हम सोशल रिसर्च का कार्य करने के लिए किसी क्षेत्र में जाते हैं, उसके पश्चात जब हम इकाइयों का चुनाव करते हैं तो हमारे के द्वारा जो इकाइयाँ चुनी गई हैं वो संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो सामाजिक अनुसंधान कार्य है वो विश्वसनीय हो और हमें जो सूचनाएं और तथ्यों का संकलन करना है वे हमें बिल्कुल सटीक रूप में प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से निदर्शन विधि का उपयोग करने के 3 महत्वपूर्ण बेसिस हैं: समग्र की सजातीयता, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना और इस विधि की उचित परिशुद्धता।